और उसी प्रोसेस पे हमें काम भी करना चाहिए। और कोई प्रोसेस पे एक्टिवेट होने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी पढ़ें तो जड़ से पढ़ें। आपको ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। किसी भी टॉपिक को नीचे से उठाइए और ऊपर तक लिख जाइए। यदि कोई स्टूडेंट्स या कोई भी जो इंग्लिश को लर्न करना चाहता है, अब हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कोई अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, मतलब सॉरी, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जिस प्रकार से हम हिंदी बोलना जानते हैं या कोई उर्दू बोलना जानते हैं या कोई भी और भाषा बोलना जानते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को इंग्लिश भाषा भी सीखनी चाहिए। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। लैंग्वेज लैंग्वेज है, इससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने जो जो भाषा आप नहीं, जो भाषा बोल रहे हैं, और यदि सामने वाला व्यक्ति कोई और भाषा बोल रहा है तो आप उसको उसकी भाषा में अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक ये बेहतरीन आज के टाइम में स्किल मानी जाती है। तो इंग्लिश को कभी भी एक सब्जेक्ट के तौर पे ना पढ़ें, या फिर कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज के तौर पे ना पढ़ें, इसको एक स्किल के तौर पे भी माने कि आज आपको इस मॉडर्न एरा में स्टे करने के लिए आपको इस स्किल को सीखना जरूरी है। इसमें किसी को थोड़ी भी, मैं कहता हूं 0% भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश को इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जरूरी होते हैं, इसलिए भी सीखना चाहिए कि आज की यह एक लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है ये, और एक ग्लोबल स्किल के तौर पे आज ये रखी जाती है सबके सामने। इसलिए मैं जो बैच ऑर्गेनाइज करता हूं या जो मैं बैच स्टार्ट करता हूं, उस बैच में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं करता हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, इंग्लिश एक स्किल या लैंग्वेज के सामने बहुत छोटी सी बात होती है। इंग्लिश एक स्किल के तौर पर, इंग्लिश एक लैंग्वेज के तौर पे बहुत बड़ा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उस लेवल में बहुत छोटा है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, इंग्लिश लिखना जानते हैं, इंग्लिश एक स्किल के रूप में ऑफिस मैनेजमेंट में काम करवाया जाता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वह इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही सीख के निकलेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो अपना करें, वो सीखें, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं, जिनका एम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग है, वो एक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को सीखें, एक स्किल के रूप में इंग्लिश को सीखें, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, अपने सोसाइटी में मतलब अपने आप को बेहतर दिखा सकते हो। आपसे अलग जो लोग हैं, जो आपकी भाषा हिंदी नहीं जानती है, जो इंग्लिश जान रही है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बेहतरीन बुक्स जो इंग्लिश में लिखी जा चुकी है या जा रही है, उसको आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को भी कहता हूं कि इंग्लिश सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं पढ़नी चाहिए। इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पे भी लीजिए, और एक आज के मॉडर्न एरा में ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल पीरियड में एक आप इसे स्किल के तौर पे भी लेके चले कभी भी। इसलिए मेरे बहुत सारे बैचेज में मैं कभी नहीं कहता हूं कि ये बच्चा इंग्लिश कॉम्पिटिटिव का है, बस मैं सबको कहता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हैं, जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मेरे क्लास में आते हैं, क्योंकि वो एक स्किल सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। और ऐसे ही सबको करना चाहिए, बात समझे। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाइए, चाहे जिस नजरिए से बनाना चाहते हैं, स्किल हो, लैंग्वेज हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, राइटिंग सेक्शन हो, जो भी आप करना चाहें, इंग्लिश को सीखनी चाहिए। ओके, चलिए तो हमारे अपने पहले टॉपिक्स में आ जाते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स रह गए हैं लाइफ रिलेटेड या कह सकते हैं लास्ट पेपर के रिलेटेड, वो सब लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल आज का हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर है, टॉपिक का है, चैप्टर का है, जो भी हमें सीखना है वो क्या है, टेंस। इसको सीखते हैं। अब टेंस को सीखने से पहले कुछ बातें हो जानी चाहिए। टेंस में कई प्रकार की आपने किताबें पढ़ी होंगी, जिसमें आपको बहुत सारे पहचान बताए जाते हैं। ता है, ती है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इस प्रकार चीजें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस प्रकार चीजें। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस फिर आप उसके नाम पढ़ते हैं,
प्रेजेंट टेंस के फिर 4 होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो सारी बातें पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज या स्किल में जो एक टॉपिक टेंस होता है, ये सबसे अपना बेहतरीन अपना जगह कायम रखता है। और इसको समझाने या समझने के लिए किसी प्रकार का ना स्ट्रक्चर की जरूरत है, ना किसी पहचान की जरूरत है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो उसी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास मैं कोशिश करूंगा सबसे लंबा रख सकूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे इसे बेहतर बनाना है आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं। यदि मैं लिख देता हूं वी आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, सेंटेंस पढ़ो सब। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस लिखा हुआ है वी आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स। अब यदि मैं इसमें किसी से पूछ लूं कि बताओ यह किस टेंस का है, चलो, वी आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, ये किस टेंस में जाता है बताइए? कैसा बताइए? हाँ, प्रेजेंट टेंस में है, बिल्कुल सही है। ये आप प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। फिर प्रेजेंट टेंस के भी आपने 4 पढ़े होंगे, उसमें से ये कौन सा पिक कर रहा है? ठीक है, गलती है। आप बोलिए अंजलि जी, आप। हाँ ठीक है, अंजलि जी ने सही जवाब दिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पिक कर रहा है। यह आपको सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर जा रहा है। अब इसी को मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूं और मैं कुछ यूं लिख देता हूं, वी वर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स। वी वर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स। चलिए रोशन प्रवीण जी आप बताइए। अच्छा प्रीति जी आप बताइएगा, ठीक है। बताइए वी वर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स ये किस टेंस में जाता है? हाँ ये ठीक है कि ये पास्ट का है। फिर पास्ट का कैसे है? जैसा कि मैं ऊपर बताया ना, जैसे केशव जी ने जवाब दिया था कि यह प्रेजेंट टेंस का है, फिर अंजलि जी ने जवाब दिया कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये ठीक है कि आपने पहचाना यह पास्ट टेंस का है, लेकिन पास्ट टेंस में भी कौन सा? हाँ बिल्कुल से प्रीति जी जवाब दिए कि यह आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका नाम आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल सही। एक और लिख लेते हैं, वी शैल बी सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स। वी शैल बी सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स। चलिए इसको देख लीजिए। हाँ कौन सा टेंस हो जाएगा? अंजलि आप ही बताओ। लेकिन आपका नाम बहुत प्यारा है, अंजलि आनंद, बहुत अच्छा है। मेरा भी नाम लास्ट में आ जाता है। बहुत अच्छा होगा। ओके टेक केयर। चलिए अब आ जाते हैं, चलो बताइए आप ही बउआ। वी शैल बी सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स। लक्ष्मी हिंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। आप हिंट नहीं कीजिए, वो खुद बता सकती है, वो खुद बेहतर है। ओके ओके चलिए। तो वी शैल बी सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, बिल्कुल आपने सही बताया कि यह आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करता है। तो आपके सामने अभी 3 सेंटेंसेस लिखे गए, ओके, और आपने उसका नाम बताया। वी आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी वर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी शैल बी सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कि हम लोगों ने चला, और आपने अच्छे से इसका बिल्कुल सही नाम बताया। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह आने वाला है
कि जब आप ये बता रहे हैं कि यह जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो मुझे क्या ये आप बता सकते हैं कि आपने किसको देखकर बताया कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है? इस पूरे सेंटेंस में वी आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स में आपने कैसे पता किया कि यह जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिस्सा है? लक्ष्मी जी या पूजा जी आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है कि भैया मेरे सामने जो है ना ये आर सिंगिंग करके दिया हुआ है, यानी कि आपने जो जवाब दिया कि यहां पर मैंने आर सिंगिंग को देखकर हिंट किया कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और यहां पर देख लेते हैं वी वर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, तो जब आप पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में सोच रहे होंगे ना तो आपका जो माइंड है या यहां पर लॉक था वर सिंगिंग में, आपका माइंड आवर फेवरेट सॉन्ग की तरफ गया ही नहीं होगा और ना ही ज्यादातर वी की तरफ गया होगा। जब भी आपसे कभी टेंस पूछा जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो आपका दिमाग उस सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखा हुआ रहता है उस पे आपका माइंड जाके स्टक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और आप उसी को देखकर वर्ब को देखकर आप उस टेंस के टाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर देख लीजिए वी शैल बी सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, जिन्होंने यह नाम बोला है कि यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और शायद अंजलि जी आपने जवाब दिया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, तो वी शैल बी सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, या जिन्होंने जवाब नहीं दिया लेकिन उनके माइंड में यह जरूर क्लियर हुआ होगा कि यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जरूर है। अभी आप जस्टिफिकेशन आप अपने माइंड में कर रहे होंगे और आप अभी भी सोच रहे होंगे कि मैंने जो है शैल बी सिंगिंग को देखकर ही टेंस बताया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पर आर सिंगिंग को देखकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर सिंगिंग को देखकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शैल बी सिंगिंग को देखकर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने जस्टिफाई किया। अब इसी में से आपको पहचानना है कि आपने यहां आर और सिंगिंग, वर सिंगिंग, शैल बी सिंगिंग, जिस जिस को आपने देखकर टेंस बताया कि यह टेंस में है, मुझे बस उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अब आप बताइए कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में उस क्या है। आप आर सिंगिंग को देखकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर सिंगिंग को देखकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शैल बी सिंगिंग को देखकर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ आप जा रहे हैं, यानी आप इतना ही चीज को देखकर आप टेंस बता रहे हैं कि आर सिंगिंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वर सिंगिंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस, शैल बी सिंगिंग है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और जिसको देखकर आप टेंस बता रहे हैं कि आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हैं कि वह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, या जो है। सही बात है, वो आप सही बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे यही जानना था कि यहां पर आर का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और सिंगिंग का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, वर का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और सिंगिंग का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, शैल का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, बी का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, और सिंगिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब। अब जरा सोचिए, आपने आर सिंगिंग को देखा तो आपने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि आपने टेंस का टाइप्स बताया, और आर और सिंगिंग जो है आर वर्ब, सिंगिंग वर्ब, तो आपका दिमाग कहां अटक गया था, आपका दिमाग अटका वर्ब की तरफ। यहां पर भी वर्ड सिंगिंग को देखकर आपने कहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपने वर्ड प्लस वर्ब देखा। शैल बी सिंगिंग, यानी कि यहां पर भी आपने वर्ब, वर्ब और वर्ब को देखकर ही आपने क्या बताया है, टेंस। तो आपने इस दोनों वर्ब को देखकर क्या बताया है, टेंस बताया। यहां पर भी आपने दोनों वर्ब को देखकर क्या बताया, टेंस, यानी कि टेंस के टाइप्स को बताने के लिए आपकी मदद कौन कर रहा है, पूरी तरीके से आप इस सेंटेंस का वर्ब ही आपको बता रहा है कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। यहां पर भी आपको वर्ब 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 आप बता रहे हैं कि यह किस टेंस में है। तो आपको यह समझ जाना चाहिए, जो अब आपको कॉन्सेप्ट में आना चाहिए
कि यदि आप कभी भी टेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं या आपने कभी भी टेंस पढ़ा होगा, किसी भी बुक्स में पढ़ा होगा, तो आप टेंस में क्या पढ़ते हैं जरा मुझे बताइए। आप यही पढ़ते हैं कि किस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, किस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, किस टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, या कुछ यूं कहा जाए कि कब आप इज आर एम का यूज कीजिएगा, कब आप वाज वर्ड का यूज कीजिएगा, कब आप हैज हैव का यूज कीजिएगा। यही सब चीज ना पढ़ते हैं कि इज आर एम वाज वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं। जरा इसे मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप टेंस में क्या पढ़ते हैं? इज आर एम वाज वर हैड हैव हैज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप तो पूरे के पूरे टेंस में यही पढ़ते हैं, आगे भी ढेर सारे होते हैं। आप जब भी टेंस पढ़ते हैं तो आप इसी के बारे में पढ़ते हैं, और इन सबों का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हैं कि इज आर एम वाज वर्ड हैड हैव हैज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यह किस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इस सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो मुझे बस इतना आप समझा दीजिए, जब भी आप टेंस को पढ़ रहे होते हैं या आप उसके टाइप्स पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, यूसेज पढ़ते हैं, उसमें आप सीखते क्या हैं? तो सीखते आप सिर्फ वर्ब है। टेंस टॉपिक का नाम है, उसके बारे में आगे डिस्कशन होगा, लेकिन टेंस में आप किसके बारे में सीखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से फंक्शन को सीखते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब के फंक्शन को टेंस के अंदर सीखने का काम करते हैं। तो मैं यह कह सकता हूं कि टेंस में जब आप भी सीखते हैं तो टेंस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या सीखते हैं? वर्ब सीखते हैं। या जब भी आप टेंस को आइडेंटिफाई करने की अभी भी आप कोशिश कर रहे होंगे, या आगे भी कोई मैं सेंटेंस लिख दूं, आपका दिमाग उसमें सिर्फ वर्ब पर जाके अटक जाता है। हाँ, इसी से मुझे अब टेंस के बारे में पता चलेगा। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, यदि मैं कह देता हूं आई हैव लाइक्ड दैट टॉय, आई हैव लाइक दैट टॉय। अब इस सेंटेंस का टेंस बताने में बताइए आपका दिमाग कहां जाता है? कहां जाके आपका दिमाग वहां पे उस फोकस पे अटैक करता है? तो आपका माइंड बस यहाँ हैव लाइक्ड पे आपका अटैक करता है, और तब आप उस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तब आप इसका नाम बताते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी को यदि मैं पास्ट में लिखने का काम करूं तो मैं कहूंगा आई हैड लाइक्ड, आई हैड लाइक्ड दैट टॉय, आई हैड लाइक्ड दैट टॉय। अब इसका भी यदि आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है तो आपका माइंड सीधे जाके अटैक करेगा हैड लाइक पे। आपका दिमाग माइंड ना ही आई पे जाता है ना ही दैट टॉय पे जाता है, आपका माइंड बस एक ही जगह पे जाता है, और वह जगह है आपका हैड लाइक्ड। बात समझ रहे हैं? और यदि आपका माइंड हैड लाइक्ड पे जाता है तो हैड, चाहे वह हैव हो, चाहे वह हैड हो, लाइक्ड हो या यह लाइक्ड हो, इस सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। ये सब एक लाइन से क्या है? जरा आप सोच के देखिए, इस सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। और वर्ब की यदि आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो आप जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वह पूरे वर्ब के बारे में आपको जानकारी दी गई है। और यदि आपको पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन को वर्ब वाला देख लें, उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस में इज, एम आर, फिर वाज वर्ड की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी जो पूरी तरीके से आपको वर्ब के लिए बनाई गई है। और यदि आप उसको स्टडी करके आप टेंस में आते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में टोटल जानकारी ले लीजिए, ताकि जितना काम हो सके हम उसमें कूट पड़ेंगे। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत के पीछे की आपकी प्लानिंग भी रहनी चाहिए। हार्डवर्क करना अच्छी बात है, लेकिन हार्डवर्क तब काम में आता है जब आप प्लानिंग के तहत हार्डवर्क करते हैं। यदि किसी किसान को खेत जोतना है तो वह हार्डवर्क क्या करेगा?
यदि कोई किसान खेत को जोतना चाहता है तो वह जो है ट्रैक्टर को ऐसे घुमा नहीं सकता है, उसका एक प्रोसेस है। खेत को जोतने का एक प्रोसेस आप देखिएगा, जब भी कोई किसान या जब भी कोई ट्रैक्टर चालक जो होता है, ट्रक ड्राइवर जो भी आप कर सकते हैं, या ट्रैक्टर ड्राइवर आप कह दें, यदि वो खेत को जोतता है तो एक पैरेलल में जोतता है या एक प्लानिंग के तहत जोतता है। हार्डवर्क करना है, लेकिन क्या खेत को कभी, यदि मान लेते हैं कि यह फील्ड है तो इसमें कभी आप ऐसे ऐसे जोत पाइएगा? ऐसा कभी कर सकते हैं? ये ना समझिए। यदि आपको खेत को सही तरीके से जोतना है और यदि आप हार्डवर्क करना चाहते हैं तो एक प्लानिंग से देखिएगा, ट्रैक्टर जाता है आता है, जाता है आता है, चाहे वो जिस पैटर्न को भी फॉलो करे, वो उसकी मर्जी। तो हार्डवर्क कीजिए, लेकिन हार्डवर्क जो है विदाउट प्लानिंग नहीं काम देगी। जब आप अपने हार्डवर्क के साथ, ध्यान रखिएगा, आप एक प्लानिंग जोड़ देते हैं और प्लानिंग जब आपकी जोरदार रहती है वही आपकी स्मार्ट वर्क में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उस हार्डवर्क के पीछे आपने अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग्स को इकट्ठा कर रखा है। इसलिए हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता कि दिन रात पढ़ते रहना चाहिए, बस प्लानिंग के साथ पढ़िए ना। और प्लानिंग के साथ यदि आप दिन रात पढ़ते हैं तो फिर देखिए आप कहां तक जाते हैं। तो आते हैं अपने पैटर्न वापस में। तो यहां जो भी इसका जो टेंस है, आई हैड लाइक दैट टॉय, यह आपका पास्ट परफेक्ट में गया, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन आपने यह बताया कैसे? तो आपने बताया इस वर्ब को देखकर, आपने हैव देखा, लाइक देखा तो आपने कहा प्रेजेंट परफेक्ट, आपने हैड देखा, आपने लाइक देखा तो आपने कहा पास्ट परफेक्ट। इसलिए ध्यान रखेगा, टेंस इक्वल क्या होता है? वर्ब। यानी कि आपको यदि टेंस पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ब पढ़ना पड़ेगा। पूरे के पूरे टेंस में आप सिर्फ वर्ब ही पढ़ते हैं। टेंस है क्या वो तो बाद में सीख ही लेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि टेंस को पढ़ने का मतलब है कि आप वर्ब पढ़ रहे हैं, और उसका सबूत यहां पर है। आप पूरे टेंस में इसी के बारे में सीखिएगा। और आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो देख लीजिए, आपको टोटल यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट दे दिया गया है। आपके यहाँ पर टोटल 12 में से 5 टाइप्स तो यही लिख दिए गए हैं, और आपने इस सब का टेंस आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की मदद ली है, या आपका माइंड सिर्फ जाके यहाँ वर्ब पे अटका है। इसलिए टेंस जब आप पढ़ते हैं तो आप साथ साथ वर्ब भी पढ़ रहे होते हैं। बात समझे? अब कह सकते हैं तो सर इसको वर्ब के चैप्टर में क्यों ना पढ़ ले? उसका रीजन आपको आगे मिलेगा कि हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहां देखिए और इस बात को समझिए कि टेंस को ऐसे ही स्टार्ट करके मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। टेंस का टॉपिक बड़ा रखूंगा, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि टेंस इक्वल वर्ब होता है। टेंस के बारे में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बारे में ही जानकारी मिलती है। टेंस को आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि हमारा दिमाग उस वर्ड पे जाके ब्लॉक हो जाता है। समझे? चलो बुआ सब, आप सब लिख लीजिए, मैं फिर आगे चलता हूं।